फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कल हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2014 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ऐसे ही हम आज डेटा स्ट्रक्चर के जो है 2014 से लेके 2019 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ में जो इम्पॉर्टेंट और कुछ जो 2021 में आ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो 2014 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था। 2014 में पूछा था, इन डैश शॉर्टिंग स्मॉलेस्ट की इज टेकन अगेन एंड अगेन इन अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, आपके पास जो एरे है वो अनसॉर्टेड है और उसमें जो आपको स्मॉलेस्ट की है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, इंसर्शन में करते हो, सिलेक्शन में करते हो, बबल में करते हो या हिप में करते हो। तो देखो, हिप शॉट जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्स हिप और एक होता है मीन हिप। क्या होता है भाई? एक मैक्स हिप होगा, एक मीन हिप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, जब आपका मैक्स हिप होगा तो जो सबसे ऊपर है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और मीन हिप में क्या होगा? सबसे ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसमें हम जो है सॉर्टेड ही करवाते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट की जो वाला जो फंडा है वो कहाँ पर आता है भाई? हिप के अंदर आता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? हिप आ जाएगा। ठीक है, साथ में 2021 में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं भाई? ये जितने भी एल्गोरिथम है, सिलेक्शन शॉट हो गया, बबल हो गया, इंसर्शन हो गया, हिप हो गया, क्विक शॉट हो गया, मर्ज शॉट हो गया, बकेट, रेडिक्स, इनके ऊपर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारे पास जो केस होते हैं वो तीन केस होते हैं, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एवरेज और एक होता है वर्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट में जो है बेस्ट केस में भी एन स्क्वायर, एवरेज में भी एन स्क्वायर और वर्स्ट में भी एन स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, जब बेस्ट केस की बात करते हैं तो ओमेगा आता है। ठीक है, एवरेज की बात करते हैं तो थीटा आता है और वर्स्ट केस की बात करते हैं तो ओ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाए कि वर्स्ट केस जो है ओमेगा होता है, थीटा होता है या ओ होता है, क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा अपना बेस्ट होगा, थीटा अपना बेस्ट एवरेज केस होता है और ओ जो है वो अपना वेस्ट केस होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कहीं कहीं आपको थीटा लिखा दिखता है, कहीं ओ दिखता है, कहीं पर ओमेगा लिखा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आ जाओ, सिलेक्शन शॉट तीनों में सेम रहता है, बेस्ट एवरेज वर्स्ट के अंदर तीनों में कोई चेंज नहीं है। बबल शॉट में जो है बेस्ट के अंदर ऑर्डर एन और एवरेज और वर्स्ट के अंदर ऑर्डर एन स्क्वायर। ऐसे ही इंसर्शन शॉट में भी जो है आपके अंदर बेस्ट के अंदर एन और बाकी में जो है आपको क्या मिलेगा भाई? एन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, बेस्ट और इंसर्शन का जो मतलब वर्स्ट और एवरेज केस कब होता है? जब आपका जो एरे हो वो रिवर्स ऑर्डर में हो। ठीक है, मतलब जो आपका मतलब जो आपके पास स्ट्रिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आप कह सकते हो कि इंसर्शन शॉट जो है उस टाइम पे वर्स्ट केस, या बबल शॉट भी उस टाइम पे वर्स्ट केस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंसर्शन शॉट जो आपके पास एक स्ट्रिंग है जो कि क्या है भाई? रिवर्स ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अगर आपको उसमें इसको इंसर्ट करना हो, शॉर्ट करवाना हो एरे को, और आपको इंसर्शन शॉट या बबल शॉट लगा रहे हो, तो उस टाइम पे जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी? तो उस टाइम पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वर्स्ट केस में होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स केस में जो है यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाती है भाई? वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, हिप शॉट देखो, हिप शॉट में क्या होता है भाई? एन लोग एन और एन लोग एन, मतलब तीनों में सेम रहता है हमारा। क्विक शॉट में भी सेम रहता है, एन लोग एन लोग एन। और मच शॉट में भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो, तीनों के ऊपर जो है हम क्या यूज़ करते हैं भाई? एक तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, बाइनरी सर्च की भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है भाई? बेस्ट में ऑर्डर 1 होती है और एवरेज और वर्स्ट के अंदर लोग एन होती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम हो गया, मर्ज शॉट हो गया, क्विक शॉट हो गया, हिप शॉट हो गया, इन सब के ऊपर हम क्या लगाते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक लगाते हैं। कौन सी टेक्निक लगाते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, बकेट शॉट की होती है एन एन और एन स्क्वायर। ठीक है, रेडिक शॉट की क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होगा एन 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 की। ठीक है, क्लियर है भाई? डाउट हो तो पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका जो है छूटना नहीं चाहिए। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि 60 के 60 क्वेश्चन आपको ऐसे हों और 60 के 60 क्वेश्चन सबके सही हों। ठीक है, हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस ओनली एट द टॉप। 2014 में जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही ईजी आए थे। ठीक है, 2017 के बाद जो है सीएस का लेवल जो है वो हाई होना स्टार्ट हुआ है। 2016 तक जो था लेवल काफ़ी हल्का फुल्का ही लगा सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आप इंसर्शन और डिलीशन करवा रहे हो एक ही एंड से करवा रहे हो, तो वो आप कहाँ पर करवाते हो? क्यू में करवाते हो, लिंक लिस्ट में करवाते हो, सॉर्टिंग में करवाते हो, स्टैक में करवाते हो? देखो इस तरीके से आपका एक स्टैक है, इसमें ही आप क्या करवाते हो, इधर से ही इंसर्ट करवाओगे और इधर से ही क्या करवाते हो भी, आउट करवाते हो। ठीक है, ये आपका टॉप होता है, तो ये आपका कहाँ पर होता है भी, स्टैक के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो द साइज ऑफ वन डायमेंशन एरे विद डेटाबेस एज अपर बाउंड। जो साइज है वन डायमेंशन एरे का अपर बाउंड के साथ और लोअर बाउंड के साथ गिवन बाई, मतलब देखो एक तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है आपका, एरे साइज लेंथ इज इक्वल टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। ठीक है, सीधा फॉर्मूला है भी जब आपको साइज निकालना हो तो, अगर आपको एरे की लेंथ निकालनी हो तो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में याद ना आए कि भाई क्या फार्मूला था, कैसे फार्मूला था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे वो देखो। देखो आप सबको पता है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपका जो है एरे में इस तरीके का इंडेक्स गिवन होता है। देखिए इस तरीके का इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर देख भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चार लेंथ की स्ट्रिंग ली है। मैंने कितनी ली है? 4 लेंथ की स्ट्रिंग ली है, 0 1 2 3 4, सॉरी 0 1 2 3। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो ये हमारा लोअर बाउंड है वो क्या है भाई, लोअर बाउंड अपना क्या है 0 और अपर बाउंड क्या है भाई 3। लोअर बाउंड क्या है 0 और अपर बाउंड क्या है 3, तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा 3 और लोअर बाउंड अपना जो लोवेस्ट जो इंडेक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 और प्लस में 1। तो यहाँ पर इसकी लेंथ, एरे की लेंथ ही निकालनी थी। लेंथ इज इक्वल टू 3 माइनस 0 प्लस 1 कितनी 4। तो हमने 4 ही लेंथ तो ली है, यहाँ पर 4 लेंथ ली है ना, कि 0 से लेके 3 तक, तो लेंथ कितनी हुई 4 हुई है ना। तो अगर आपको निकालना ना आए तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हो। आप सबको पता है कि एरे हम इस तरीके से लेते हैं और यहाँ पर जो होगा वो आपका लोअर बाउंड होगा, यहाँ पर जो होगा वो आपका अपर बाउंड होगा, 0 1 2 3। ठीक है, आप एक और ले लो, 4 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब यहाँ पर अपर बाउंड आपका 4 हो गया, लोअर बाउंड 0 हो गया, प्लस में 1 करवा देंगे तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई 5 है। 5 ही तो है 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 ही लेंथ है। देखो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आए थे आपके 2014 के अंदर। 2015 में देखो, 2015 में क्या क्वेश्चन आया था, एलिमेंट एरे 9 इन विच एलिमेंट ऑफ द एरे। देखो सेम क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर देखो एरे की जो लेंथ है यहाँ पर 3 बता दी। ठीक है, यहाँ पर एरे की लेंथ जो है 3 है एरे एलिमेंट की। तो यहाँ पर जो एरे होगा वो कितने नंबर का होगा, 7th का, 9th का, 10th का, 8th का। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, देखो 9th है तो 0 से लेकर 9 तक हम ले रहे हैं। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी भी, एवरेज होगा कितने का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना होगा, 10th पे होगा ना। तो एलिमेंट एरे 9 इन विच एलिमेंट, एरे जो है, एरे का जो 9 है वो कौन से एलिमेंट पे होगा भी, 10th एलिमेंट पे होगा ना। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा भी 10th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ। जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन है वो कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। जो पुश और पॉप ऑपरेशन है भाई, पुश से हम जो है पुश करते हैं कोई भी वैल्यू को, और पॉप से हम पॉप करवाते हैं, और ये जो है एक ही एंड से होता है, और ये आपका कहाँ पर होता है भी, स्टैक में। और स्टैक में हम क्या परफॉर्म करते हैं, लीफो। ठीक है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा अभी, डी हो जाएगा। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन क्विक शॉर्ट इज, डेटा स्ट्रक्चर में आप क्विक शॉर्ट को यूज़ करवाते हो। क्विक शॉर्ट जो है आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करवाओगे, लिंक लिस्ट में, क्यू में, स्टैक में, ट्री में। ठीक है, तो क्विक शॉर्ट जो है आप यूज़ करवाते हो स्टैक के अंदर। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि स्टैक के ऊपर जो है मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके स्टैक के ऊपर आ रहे हैं। अभी तक 3-4 क्वेश्चन जो है स्टैक पे ही आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये था, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन जो है स्टैक पे आया था। तो स्टैक को बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ से देख समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है। स्पार्स मैट्रिक्स ऐसी होती है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक टेबल है और जिसके अंदर जो मैनी एंट्रीज हैं वो क्या होती है भाई, जीरो होती है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे जो है आपका क्या है भाई, जीरो प्लेस हुआ है, 2 ही जगह पे जो है आपकी वैल्यूज़ हैं। तो स्पार्स मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें ज़्यादातर, उस मैट्रिक्स में ज़्यादातर क्या हो भाई, मैनी एंट्रीज क्या हो भाई, जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी जीरो एंट्रीज, तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वहाँ पर जो है जीरो एंट्री होंगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज फॉर द एक्सप्रेशन इवोल्यूशन इज, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो है आप एक्सप्रेशन को यूज़ करवाते हो। किसको यूज़ करवाते हो, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से, देखो इस तरीके से मैंने ट्री की फॉर्म में करवा दिया। ये आपका प्लस है, माइनस है, आप फिर क्या करवा रहे हो, अगर हम इसको इन ऑर्डर में लिखेंगे तो a इंटू बी प्लस
सी माइनस डी, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इन ऑर्डर में बोले कि इस ट्री को इन ऑर्डर में लिखो, तो इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट होता है, तो लेफ्ट वाला पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि ए, फिर रूट आ जाएगी इनटू, फिर बी आ जाएगा, फिर अपना रूट आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट वाले पे जाएंगे, राइट वाले पे लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे, फिर रूट को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको इन ऑर्डर में लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये इवोल्यूशन कहाँ पर होती हैं, क्यू के अंदर, ग्राफ के अंदर, ट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर करवाते हैं, ट्री में करवाते हैं। और ट्री में ही आपका इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर आता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, हमारे 2 साल के पेपर हो चुके हैं। 2014 का डिस्कस कर लिया, 2015 का। 2014 में आए थे 3 क्वेश्चन, 2015 में आए थे 5 क्वेश्चन। अब देखो 2016 में क्या क्या आया था वो देखो। विच एक्सप्रेशन प्रोसेस ऑल एलिमेंट इन एरे 1 बाय 1, मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन है जहाँ पर एरे जो है वो 1 बाय 1 क्या करता है, अभी हम ट्रैवर्सल करवा रहे हैं कि एक बार वहाँ गया, एक बार वहाँ गया, एक बार वहाँ गया। ठीक है, इंसर्शन में आप किसी वैल्यू को इंसर्ट करवाओगे, तो लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वो प्रोसेस कर रहा है हर एक एलिमेंट को। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट पर जा रहा है, तो यहाँ पर इंसर्शन का तो कुछ है नहीं। सर्चिंग होती है कि हमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना है। जैसे बोले कि आपको जो है आपके पास ये ट्री है, उसमें आप 8 को फाइंड आउट करो, तो सर्चिंग में तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वो हो, तो सर्चिंग भी नहीं होगा। मर्जिंग में क्या होता है कि आप 2 वैल्यूज़ को जो है मर्ज करवा रहे हो, तो मर्ज का भी यहाँ पर कहीं पर बात नहीं है, ये करवा रहा है सारे एलिमेंट को जो है प्रोसेस करवा रहा है। तो ये वाला काम हम कहाँ पर करते हैं, भी ट्रैवर्सल के अंदर करते हैं, कि ट्री ट्रैवर्स हो रहा है, कि हम हर एक एलिमेंट के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी, डी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन एरे। ठीक है, ऐसा कौन सा है जो एरे की एलिमेंट की पोजीशन बताता है। देखो ये जो है, ये आपका एरे है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 2 3। अब देखो क्या 0 का जो नेम है वो उसकी वैल्यू बताएगा। मतलब मैं बोलूँ कि इस एरे का नाम आप कुछ भी ले लो, इस एरे का नाम जैसे मैंने ए बी सी कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो एरे के नेम से मुझे पता चलेगा कि इसका जो इंडेक्स है, मतलब कितनी पोजीशन है, कि 0 पे कौन है, 1 पे कौन है, कितनी इसकी लेंथ होगी, पता चलेगा वैल्यू। अगर मैं बोलूँ कि A0 में जो है 5 है, मतलब ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो क्या मुझे इनकी वैल्यूज से पता चलेगा कि जो इसका एरे का जो इंडेक्स है वो क्या होगा। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं किससे, इंडेक्स से। किससे पता चलती है, इंडेक्स से पता चलती हैं। अब मैं बोलूँ A3 या फिर ए जो है हमारा 0 से, मतलब ए में जो है 3, मतलब 3 पे क्या होगा, मतलब A3 पे कौन सी लेंथ है, तो हमें 3 से ही तो पता चल रहा है कि हम कौन से उस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इंडेक्स का कहाँ से पता चलता है भाई, सॉरी पोजीशन का हमें कहाँ से पता चलता है, इंडेक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इन विच डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे अपना स्टैक के बारे में। स्टैक में आपका क्या होता है भाई, एक ही एंड होता है। ठीक है, और उसके अंदर पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसी एंड से। ठीक है, उसी एंड से हम पुश करेंगे, उसी एंड से पॉप करेंगे। अब आता है रियर और फ्रंट। ठीक है, तो रियर और फ्रंट जो है वो आपका कहाँ पर होता है, क्यू में होता है। और क्यू क्या परफॉर्म करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रखता है। अब देखो रियर एंड से क्या आप क्या करवाते हो, इंसर्ट करवाते हो वैल्यू को, जैसे यहाँ से आपने इंसर्ट करवा दी। और बैक एंड यानी कि फ्रंट एंड से आप क्या करवाते हो भाई, उसको आप क्या करवाते हो, डिलीट करवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही एंड होते हैं, एक होता है रियर, एक होता है फ्रंट। फ्रंट से आप वैल्यू को डिलीट करवाते हो, रियर से आप इंसर्ट करवाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई, विच शॉर्टिंग कंप्रेस टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज दैम इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। बोल रहा है कि आप जो है सॉर्टिंग करवा रहे हो। ठीक है, आप किसी, देखो आपको ये एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि कौन से में क्या करवाते हैं। आपने क्या करवाया, सॉर्टिंग करवाई और आप कंप्रेस करवा रहे हो। देखो आप देखो इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 7 5 6 9 10। तो बोल रहा है कि आपने 2 एडजॉइंसिंग, मतलब 2 साथ साथ वाली वैल्यूज़ को क्या किया, चेक किया। ठीक है, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद जो है आपने एक्सचेंज कर दिया, तो मतलब जो 5 है वो 7 के प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, 7 जो है वो इसके प्लेस पे आ जाएगा। फिर जो है हम नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, फिर जो शॉर्ट होगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये कहाँ पर होता है, ये बबल शॉर्ट में होता है। यहाँ पर हम 2 वैल्यू को लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर हम अगर उनमें जो है पूरा प्रॉपर ऑर्डर नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ऑर्डर में लगा देंगे। ठीक है, तो ये काम कहाँ पर होता है भी, बबल शॉर्ट में होता है। और बबल शॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो फिर एरे से क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आप समझ पा रहे होगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, एक तो सॉर्टिंग में से क्वेश्चन आ रहा है, एक आ रहा है आपका एरे में से, एक आ रहा है आपका स्टैक में से और ट्री में से। इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब देखो टू डायमेंशन एरे दे रखा है और ए जो है वो आपका 4 to 7 और फिर दे रखा है -1 to -3। तो इससे आप समझ रहे हो कि जो स्टार्टिंग होती है वो अपनी रो होती है, फिर जो आप पीछे होता है वो आपका क्या होता है, कॉलम होता है। इसीलिए ऐसे ही लिखते हैं ना, A3 4। अगर मैं ये लिखूं A3 और 4, यहाँ का क्या मतलब है, 3 तो जो 3 रो होंगी और 4 जो है वो कॉलम होंगे, ठीक है, इसका यही मतलब है। अब यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ तक लिखा हुआ था, तो मतलब 4 से लेके 7 तक क्या है, अपनी रो है, और फिर -1 से लेके -3 तक आपके कॉलम है। और हर एक जो है वो क्या कर रहा है, 2 बाइट जो है उसके अंदर रिक्वायर कर रहा है स्टोरेज स्पेस फॉर इच एलिमेंट। इफ द एरे इज शॉर्टेड इन रो मेजर सॉरी भाई, बोल रहा है कि एरे जो है वो सॉर्टेड है इन रो मेजर फॉर हैविंग बेस एड्रेस। मतलब बेस एड्रेस क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट वाला है, यानी कि A4-1, ये फर्स्ट है, इसका जो बेस एड्रेस है वो कितना होगा, 100। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेस जहाँ पर ए की वैल्यू 6 हो, रो मतलब 6 हो और कॉलम जो है 2 है, तो वहाँ पर जो है बेस एड्रेस आपका क्या होगा। बना लो भाई, इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो देखो 4 से लेके 7 तक आपकी रो थी, मैंने बना दी। फिर -1 से लेके 3 तक आपका क्या था भी, कॉलम थे, -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने बना दिया। अब देखो इसकी जो फर्स्ट वाले की जो प्लेस वैल्यू थी, वो उसका जो बेस एड्रेस था वो क्या था भाई, 100 था। तो सब में क्या है, 2 बाइट ऐड करनी है, तो सब में मैं क्या कर दूंगी, 2 बाइट ऐड कर दूंगी। तो 100 के बाद 102 104 106 108 110 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 136 38। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो भाई, यहाँ पर आप देखो इसने बोला है A6 और 2 पे, मतलब आपका जो रो है वो 6 पोजीशन पे होनी चाहिए और कॉलम जो है, कॉलम का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उस पर जो आपका बेस एड्रेस है वो क्या होगा, तो बेस एड्रेस यहाँ पर आपका क्या होगा, 126। क्या होगा भाई, 126 होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखो ये तो छोटा सा था, ये हमने छोटी सी टेबल बनाई और छोटी सी टेबल से सॉल्व हो गया। लेकिन अभी जो है 2021 में अगर क्वेश्चन आया और आपसे जो है बड़ी वाली स्टेटमेंट पूछ ले, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो आपको जो है इसका फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो, एड्रेस आई और जे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रो हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा। आई से आपका रो है, जे से आपका कॉलम है, ठीक है। फिर आपका बेस एड्रेस क्या गिवन है भाई, 100, ठीक है। उसके बाद देखो डब्लू के बाद देखो डब्लू मतलब वो हो जाएगा कि आपकी जो टोटल बाइट है, मतलब कितनी बाइट जो है ऐड करवाए। जैसे यहाँ पर 2 बाइट मेंशन है, तो वही अगर आपको 2-3 बाइट मेंशन है, 1 बाइट मेंशन है, तो वही आपको लिखना है। तो डब्लू आपका बाइट हो जाएगा इनटू एन आपका क्या है कि कितने टोटल जो है कॉलम है, टोटल कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, तो कितने कॉलम हो गए भाई, 5, ठीक है। उसके बाद देखो आई माइनस एल आर का मतलब क्या है, आई मतलब जो आपकी जो आपका यहाँ पर रो पूछा था, यानी कि आई अपना पूछा था 6, और एल आर का मतलब क्या है कि जो आपकी रो का लोअर बाउंड है, रो का लोअर बाउंड क्या है भाई, 4। तो मैंने 4 को माइनस कर दिया, प्लस जी आपका क्या आ जाएगा, जे आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कॉलम का लोअर बाउंड क्या है भाई, -1, तो मैंने -1 कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। चाहे सॉल्व करके देख लो भाई, यहाँ से 100 हो गया, +2 5 × 2 प्लस ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 +3 और इंटू में 2 प्लस में 100, ठीक है। तो 13 दूनी 26, तो 100 प्लस 126, सॉरी 26, और 100 में 26 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 126। तो यही आपका आंसर आना था। तो इस फॉर्मूले को याद रख लो भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो टेबल बना के भी निकाल सकते हो। बस टेबल जो है वो ज़्यादा बहुत बड़ी आ गई तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ तक यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे आपके 2016 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं 2017 के अंदर। और 2017 में जो आपका लेवल था वो थोड़ा सा अप हो गया था एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ जी इज़ अ फॉरेस्ट। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में करवा चुकी हूँ जब आपने 2017 का सॉल्यूशन देखा था, तो फिर भी एक बार समझ लो कि जी जो है वो आपके पास एक फॉरेस्ट है और एन जो है वो वर्टिसेस हैं एंड के जो है वो कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। देन हाउ मेनी एजेस डज जी हैव, तो कितनी जो है आपके पास एजेस होंगी। तो देखो
फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट आपका एक होता है ग्रुप ऑफ ट्री, ग्रुप ऑफ ट्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। और ट्री आपको पता है, ट्री जो है एक तरीके का ग्राफ होता है, लेकिन असाइकिल ग्राफ होता है, मतलब ट्री के अंदर आप जो है कोई भी साइकिल नहीं बना सकते। अगर साइकिल बनती है तो वो आपकी ट्री नहीं होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपके पास एन वर्टेक्स हैं, ठीक है, एन वर्टेक्स हैं, और आपके पास जो है के कंपोनेंट है। अब यहाँ पर देखो, ये मेरे पास 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। तो देखो यहाँ पर जो है, अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये आपका एक ट्री हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अलग छोड़ दूँ तो यहाँ पर आपके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे भी, 2, कि एक तो ये ट्री है और एक आपका ये अलग से भी तो एक ट्री ही बन गया। तो आप इसको एक ये तो नहीं कह सकते कि ये कुछ और है। अगर मैं इसको जोड़ दूंगी तो ये ट्री के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूंगी तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिना ट्री के आ जाएगा, मतलब ये आपका ट्री नहीं होगा। यहाँ पर आपके कंपोनेंट कितने हैं भाई, 2, ठीक है। तो देखो एन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स कितने हैं भाई, 2, कंपोनेंट कितना है, 1। तो आपके पास जो है सॉरी वर्टेक्स कितने हैं भाई, 3 वर्टेक्स है, तो 3, और आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, 2, सॉरी कंपोनेंट कितने हैं, 1 है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो एजेस कितनी होंगी भाई, यहाँ पर एजेस की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका ये बन गया, ये आपका ये बन गया, ठीक है, ये आपका ये बन गया। तो यहाँ पर टोटल वर्टेक्स कितने हुए, टोटल वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, टोटल वर्टेक्स कितने हुए, 6। कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 ट्री बन रहे हैं। तो यहाँ पर एजेस कितनी आ जाएंगी, 3। तो देखो अब एजेस कितनी है, 1 2 3, 3 ही तो एजेस हो रही है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 ही तो आ गया। तो देखो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा, एन वर्टेक्स माइनस एन वर्टेक्स माइनस के कंपोनेंट। तो आपका क्या आ जाएगा, एजेस आ जाएंगी। तो देखो एन आपके 6 थे, आपके कंपोनेंट 3 थे, तो आपकी एजेस कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर जो एन माइनस के है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। और ये आपको बस याद ही रखना है कि अगर इस तरीके से हो तो आपका एन माइनस के जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डर्ड पेयर बताना है दैट रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। देखो डिवाइड और कंबाइन वाला जो होता है, जैसे डिवाइड और कॉन्कर में जो है आपका मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, ये सारे जो है डिवाइड एंड कॉन्कर में आते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी डिवाइड एंड कॉन्कर में आता है। तो बोल रहा है कि इसकी जो मर्ज शॉर्ट कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी। देखो मैंने सबसे पहले, एक सेकेंड, ये आपका एन था, ठीक है, ये आपका एन था, या फिर 100 ले लेते हैं। 100 मैंने लिया, 100 को मैंने 50 में इधर डिवाइड किया, 50 में इधर डिवाइड किया, फिर 25 में इधर डिवाइड किया, ठीक है, 25 में इधर डिवाइड किया, 25 में इधर किया, 25 में इधर किया, ठीक है। उसके बाद 25 से 12.5 इधर किया, 12.5 इधर किया, ठीक है, 12.5 इधर, 12.5 इधर, 12.5 इधर, 12.5। कब तक डिवाइड करूँगी मैं, जब तक ये 1 ना बन जाए, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करवाते हैं। तो डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे ना तो जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर 1 होगी। क्यों, क्योंकि मतलब ये नहीं है कि एक साथ ही हम एन को जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे हमने 50 को डिवाइड किया तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर 1। लेकिन जब हम कंबाइन करवा रहे हैं तो सारे की सारी एन वैल्यूज़ को कंबाइन करवाएंगे, तो वहाँ पर जब आप कंबाइन करोगे तो वहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर एन। तो देखो डिवाइड करते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर 1, और जब आप कंबाइन करवा रहे हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर एन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ पॉजिटिव फंक्शन इज गिवन बिलो, एफ एन इज इक्वल टू दिस फॉर द पॉजिटिव एन और ए एम इज ग्रेटर देन 0, देन एफ एम इज, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा डाउट हो सकता है। और ये इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है ना, यहाँ पर आप जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे वो आप वो कॉम्प्लेक्सिटी लिखोगे जो हाईएस्ट पावर है एन की, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आ गया एन प्लस के, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपको फटाफट क्या करना है, ऑर्डर एन लिख देना है। क्योंकि जितनी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती हैं या फिर जितना भी कुछ होगा हम उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 3, तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई, तो यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर है एन की हम उसको लेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और बाकी जितना लोअर पावर है और जितनी कांस्टेंट वैल्यू है हम उनको क्या करवा देंगे भाई, इग्नोर करवा देंगे। तो हमारी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट है, इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर एन की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एन की पावर एम है। तो एन की पावर एन का मतलब ये है कि जब ये एन की पावर 3 है फिर जा रहा है, तो एन एम जो है वो
10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो m है हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे भाई यहाँ पर हम जो मैंने क्या कहा था, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, सबको डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्सिटी क्या लूँगी, ऑर्डर ऑफ n की पावर m, कि यहाँ पर मेरी जो हाईएस्ट जो वैल्यू है m की वो हम यहाँ पर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, fourth question, let post order traversal of a binary search tree is given by this if then the pre order traversal of this। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, आपके पास पोस्ट ऑर्डर दे रखा है और इन ऑर्डर दे रखा है और आपको प्री ऑर्डर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो s की वैल्यू छोटी है v से, v की वैल्यू छोटी है q से, q की वैल्यू छोटी है p से, p की वैल्यू छोटी है इससे। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। मतलब इन ऑर्डर में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं इन ऑर्डर आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर लिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ले लोगे, ठीक है। कैसे लोगे भाई, एक सेकेंड दिखाओ। अब ये आपका पोस्ट ऑर्डर है VSQTURP, और इन ऑर्डर को आपने क्या लिया, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो SVQPTRU ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आपको बनाना है यहाँ पर ट्री। तो ट्री कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से समझो। देखो पोस्ट ऑर्डर में हम देखते हैं रूट कौन सी होगी, जब भी पोस्ट या प्री की बात हो, पोस्ट हो या प्री हो, पोस्ट ऑर्डर हो या प्री ऑर्डर हो, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि रूट नोड कौन सी बनेगी, ठीक है। और इन ऑर्डर हम जो आपको इन ऑर्डर गिवन होता है, इन ऑर्डर से चेक किया जाता है कि आपका लेफ्ट सब ट्री कौन सा बनेगा और राइट वाला पार्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। जब हम ट्री बनाते हैं ना तो रूट हम चेक करते हैं पोस्ट या प्री से। अगर आपको प्री गिवन है तो प्री में आप रूट देखोगे, पोस्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आप पोस्ट में जो है आप रूट नोड देखोगे। पोस्ट में जो सबसे लास्ट वाली नोड होती है वो रूट नोड होती है, प्री में जो सबसे पहले वाली नोड होती है वो रूट नोड होती है। और इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जब हमें रूट नोड पता चल जाती है फिर हम देखते हैं लेफ्ट सब ट्री क्या बनेगी, राइट सब ट्री क्या बनेगी, ठीक है। समझ में आया, अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है। इन ऑर्डर होता है आपका लेफ्ट, रूट, राइट। रूट यहाँ पर बीच में आएगा और प्री में जो रूट है वो पहले आएगा, रूट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। समझ में आया, अब ट्री बना लो। अब ट्री मैंने यहाँ पर बनाया तो सबसे पहले रूट नोड चेक करो। रूट नोड चेक करने के लिए हम पोस्ट में जाएंगे और पोस्ट में सबसे लास्ट वाली जो नोड होती है वो रूट नोड होती है। तो यहाँ पर पी जो है वो आपकी रूट नोड है। तो यहाँ पर देखो ये जो पी है ये आपका रूट नोड हो गया। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है SVQ और TRQ, तो SVQ आपका लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा और TRQ आपका राइट वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो P मैंने यहाँ पर नोड बना दी और लेफ्ट में आएगा SVQ और राइट में आएगा TRQ, ठीक है। अब देखो, अब फिर हम कंफ्यूज हो गए कि इन तीनों में से रूट नोड क्या होगी। तो रूट नोड लेने के लिए मैं कहाँ पर जाऊँगी, पोस्ट के बाद, और देखूँगी ये जो आपका है VSQ, क्योंकि ये वाला आपका लेफ्ट वाला पार्ट है। तो VSQ में लास्ट वाली नोड कौन सी है भाई, Q। तो मतलब मैं समझ गई कि जो P के जो लेफ्ट में आएगा वो Q नोड आएगी, ठीक है। अब देखो Q हम देखेंगे कि Q के लेफ्ट में और राइट में क्या आने वाला है। तो हम इन ऑर्डर के पास जाएंगे। तो Q के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, राइट में ही है सब कुछ, S और V। अगेन फिर दो नोड आ गई, फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सी रूट नोड बनेगी। फिर मैं जाऊँगी रूट नोड चेक करने के लिए पोस्ट ऑर्डर के पास। तो पोस्ट ऑर्डर में जो है आपका क्या है भाई, S। तो मैंने S लिख दिया। अब मैं देखूंगी S के लेफ्ट में और राइट में क्या आने वाला है। तो लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में क्या है भाई, V। तो ये तो हो गया आपका लेफ्ट वाला सब ट्री। अब देखो राइट वाले पे चलते हैं, TRU। तो TRU के पास गई तो देखो सबसे लास्ट वाली नोड कौन सी है भाई, R। अब मैं R के लेफ्ट और राइट में क्या आने वाला है ये चेक करूंगी, कहाँ पर भाई, इन ऑर्डर के अंदर। तो इन ऑर्डर के लेफ्ट में है T और राइट में है U। तो मैंने ये लेफ्ट में लगा दिया T और राइट में लगा दिया U। तो ये बन गया आपका ट्री। अब देखो आपको इन प्री ऑर्डर निकालना है। प्री ऑर्डर आपका कहता है कि रूट पहले आती है। तो सबसे पहले रूट आपकी क्या है भाई, P है, तो P आ जाएगी। फिर इधर क्या, लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में रूट क्या है भाई, Q है। फिर लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, फिर आपकी जो है S रूट है, फिर आपकी क्या है, V है। आ जाओ राइट के अंदर, राइट में आपकी रूट क्या है भाई, R है। फिर हम लेफ्ट पे जाते हैं, दैट इज T और फिर U। तो PQSVRTU। तो ये जहाँ पर भी बन रहा है PQSSVTRTU, तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई, इस तरीके से ये ट्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगेन आपका जो है ट्री के ऊपर है।
देखो यहाँ पर जो है आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे दिया और आपको यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पहले वाले में हमने पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर से प्री ऑर्डर निकाला था, अभी जो है हम इन ऑर्डर से और इन ऑर्डर प्री ऑर्डर से हम पोस्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो एक चीज़ याद रखना, देखो अगर आपके पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है तो ट्री बन सकता है, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का कॉम्बिनेशन है तो भी ट्री पॉसिबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास जो है प्री ऑर्डर और प्लस पोस्ट ऑर्डर है और बोले कि आप इन ऑर्डर निकालो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों में हम रूट चेक करते हैं, लेफ्ट और राइट कहाँ चेक करेंगे भाई। तो प्री और रिपोर्ट से जो है आप इन ऑर्डर नहीं निकाल सकते, इससे ट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इनवैलिड होगा, समझ में आया? हाँ जी। अब देखो यहाँ पर इन ऑर्डर आपको दे रखा है ये, और प्री ऑर्डर दे रखा है ये, और पोस्ट ऑर्डर आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले रूट चेक कहाँ करेंगे भाई? प्री ऑर्डर में। और प्री ऑर्डर में आपने देखा कि जो ए है वो आपका क्या है? रूट नोड है। और रूट नोड के लेफ्ट और राइट में क्या आने वाला है ये हम चेक करेंगे इन ऑर्डर के अंदर। तो ए के जो लेफ्ट में है वो बी और डी है, और राइट में क्या है? ई सी एफ, ठीक है। तो ए मैंने रूट नोड बना दी। अब हम चेक करेंगे कि बी और डी में से जो है रूट नोड क्या बनेगी। तो ए के बाद क्या है भाई? बी आया, तो बी जो है वो आपकी रूट नोड है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे बी के लेफ्ट और राइट में क्या आने वाला है। लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में क्या है भाई? डी है, तो मैंने डी लगा दिया। तो ये जो लेफ्ट वाला सब ट्री है वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम जाएंगे राइट वाले के पास। राइट वाले में अगेन आपकी 3 वैल्यू है ई सी एफ, और हम देखेंगे कि जो आपकी रूट नोड है वो क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखो आपका जो सी है वो क्या है भाई? रूट नोड बन गई। और सी के लेफ्ट में क्या है? ई है, और सी के राइट में क्या है? एफ है। तो ये मैं लगा दूंगी। अब आपका पोस्ट ऑर्डर क्या कहता है? पोस्ट ऑर्डर कहता है कि सबसे पहले जो है आपका लेफ्ट वाला पार्ट आएगा। तो देखो लेफ्ट वाले पार्ट में हम इधर आ गए, लेफ्ट वाले के पार्ट में इधर कुछ नहीं है। लेफ्ट के बाद आपका राइट आता है, राइट आपका क्या है? डी, और डी के बाद आपकी रूट नोड आएगी, दैट इज बी। तो रूट नोड ये तो आएगी नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट और फिर हम रूट लिखेंगे। तो ये राइट वाले पार्ट में आ गया। राइट वाले पार्ट में पहले रूट पे गया, रूट हमें लिखनी नहीं, हमें क्या लिखना है? लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए, दैट इज ई। फिर राइट वाला पार्ट लिखेंगे एफ, और फिर हम लिखेंगे सी, और फिर लास्ट में लिखेंगे रूट नोड। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा अभी? पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवोल्यूटेड यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो आपको सिंगल डिजिट ऑपरेंड के साथ जो है इसको इवोल्यूएट करना है, और ये आपके पास स्टैक गिवन है। किस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करोगे, और बोल रहा है कि जो स्टैक है वो आफ्टर फर्स्ट स्टार, मतलब पहला जो मल्टीप्लीकेशन है उसको इवोल्यूएट करने के बाद आपकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से करोगे, ये देखो आपके पास 8 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ठीक है। फिर आ गया एक्सपोनेंट का साइन। जैसे ही एक्सपोनेंट का साइन आया तो हम क्या करवा देंगे? पॉप करवा देंगे। और पॉप करवा के यहाँ पर 2 की पावर 3 दैट इज़ क्या होती है? 8 होगी। तो यानी कि 8 यहाँ आ गया और 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक्सपोनेंट के बाद जो है आपका क्या आया है? अभी डिवाइड आया है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट के बाद आपका क्या है? डिवाइड आया है, तो डिवाइड लिख दो। जैसे ही आपका डिवाइड आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अब वापस से पॉप हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 8, तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। फिर आया आपका 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 आने के बाद ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ। 2 और 3 आया, तो फिर आपका पहला मल्टीप्लिकेशन आया, और यही बोला था कि जो पहला मल्टीप्लिकेशन हो उसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। तो पहला मल्टीप्लिकेशन आया, फिर 1 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। और अब यहाँ पर देखो, अब इसने बोला है पहले मल्टीप्लाई बाद आपके पास स्टैक की जो वैल्यू है वो क्या होंगी भाई? हम 6 को पॉप करेंगे और 1 को करेंगे, तो आपकी जो स्टैक की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी? 6 और 1। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2018 के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर भी जो है आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे रखा है, और आपको पोस्ट ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में आ रहा है ट्री निकालना, तो इसको निकालना सीख लो, ठीक है। तो इन ऑर्डर में आप देखते हो लेफ्ट और राइट पार्ट, और प्री ऑर्डर में देखोगे रूट नोड। तो पी जो है वो आपका रूट नोड बन जाएगा। तो पी के लेफ्ट में आएगा क्यू, और एस, और राइट में आएगा टी आर यू, ठीक है। तो पी जो है वो रूट नोड बन गया। फिर आप चेक करोगे क्यू और एस में से रूट नोड क्या बनने वाली है। तो रूट नोड क्या है भाई? पी के आगे क्यू है, तो क्यू जो है वो रूट नोड बन गई।
अब हम चेक करेंगे क्यू के लेफ्ट और राइट में क्या आने वाला है, और यह हम चेक करते हैं इन ऑर्डर के अंदर। तो क्यू के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, राइट में क्या है, एस है, तो मैंने राइट में लगा दिया एस। ठीक है, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट बन गया। अब हम जाते हैं राइट वाले पे, दैट इज टी आर यू। अब फिर कंफ्यूजन है कि कौन सा रूट बनेगा, तो फिर जाएंगे प्री ऑर्डर के पास, और फिर देखो एस के बाद जो आपका रूट नोड है वो क्या है भाई, आर है, तो आर जो है वो रूट नोड बन जाएगी। और फिर हम चेक करेंगे आर के लेफ्ट और राइट में क्या आने वाला है, जो कि हम चेक करते हैं इन ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर टी के लेफ्ट में है टी, और टी के आर के लेफ्ट में, आर के राइट में है यू, तो लेफ्ट और राइट में ये आ गया। तो ये बन चुका है आपका ट्री, और आपको निकालना है पोस्ट ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता है कि पहले आप जो है लेफ्ट वाले पार्ट को लिखते हो, तो लेफ्ट वाले पार्ट पे आ गए, लेफ्ट वाले पे लेफ्ट वाला तो कुछ है नहीं, तो फिर राइट लिखेंगे एस, फिर क्यू रूट नोड लिखेंगे, फिर आएंगे राइट वाले पार्ट पे, दैट इज टी यू आर और पी। तो एस क्यू टी यू आर पी, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपकी मर्ज सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन लॉग एन होती है, जो कि अभी मैंने आपको सारी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई थी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक की भी पता है तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो, क्योंकि बाकी कहीं पर भी नहीं है। और बाइनरी सर्च की होती है लॉग एन, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपको दे रखी है और बोला है 3 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 इंटू इज बीइंग इवोल्यूटेड यूजिंग अ स्टैक। व्हाट आर द वैल्यूज ऑन द टॉप एंड बॉटम। मतलब टॉप और बॉटम आपको वैल्यू बतानी है जस्ट बिफोर, मतलब सेकंड जो प्लस का ऑपरेटर है उसको परफॉर्म करने से पहले, मतलब सेकंड ऑपरेशन आपको प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं करना, उससे पहले लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपने क्या किया, आपने 3 डाला, 2 डाला, फिर आपका प्लस आ गया, तो आपका क्या हो गया, 3 2 आपका 5 हो गया। ठीक है, फिर आपका 7 आया, 7 के बाद मल्टीप्लाई आया, तो 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बाद आपका 6 आया, 6 के बाद आपका 5 आया, और 5 के बाद जो है आपका सेकंड जो है वो प्लस आ गया। ठीक है, लेकिन इससे अगर आफ्टर लिखता, देखो आफ्टर मैंने दोनों केस बताए हैं, अगर आफ्टर लिखता तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करवाते 5 और 6 को, तो यहाँ पर जो आपकी टॉप वैल्यूज़ होती है वो क्या हो जाती है, 11 और 35। ठीक है, तो ये आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर बिफोर लिखा है, तो यहाँ पर जो है आपका 35 6 और 5, आप इसको जो है इवोल्यूट नहीं करोगे, तो टॉप वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी 5, और बॉटम वैल्यू क्या हो जाएगी 35। तो 5 और 35 आपका यहाँ पर आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगर आफ्टर पूछता तो आपका आंसर ये होता, बिफोर पूछा है तो आपका आंसर ये है। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2019 के क्वेश्चन आ गए हैं। 2019 में क्या क्वेश्चन आया था, आपके पास 8 वर्टेक्स पूछे थे सेल्फ लूप में, नो मोर देन 1 एजेस बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था n इंटू एन माइनस 1/2 का, कि मैक्सिमम अगर पॉसिबल एजेस पूछे तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो 8 वर्टेक्स हैं, तो 8 इंटू 7/2, तो यानी कि 2 चौके 8, यानी कि 4 4 7 28। तो यहाँ पर आपका आंसर भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन टू रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन पूछा है, और एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और टी 0 की वैल्यू यहाँ पर दे दी 5। देखो टी 0 की वैल्यू 5 दे दी, तो फटाफट पुट करके देख लो। यहाँ पर टी 1 मैं लिखती हूँ, तो इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई टी 0। टी 0 की वैल्यू आपको पता है क्या है भाई 5 है, तो 5 प्लस 2 बराबर है 7। तो मतलब आपका जो है टी 1 की वैल्यू 7 आनी चाहिए, टी 0 की 5 आनी चाहिए। अब टी 2 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो किस में पुट करें कि टी की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 2 इंटू 0 प्लस 5, तो टी 0 की वैल्यू 5 आ गई, बिल्कुल मैच कर रहा है। टी 1 पुट करके देख लो, टी 1 मैंने पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, बाकियों में पुट करोगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन होगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर एन की क्या है भाई 1 है, और बाकी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर अ डायरेक्टेड ग्राफ। आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है भाई, जिसमें डायरेक्शन गिवन हो। ठीक है, वर्टेक्स हैं आपके जी और वी और ई, विद वर्टेक्स सेट वी। आपके पास ये वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और एजेस दे रखी हैं इस तरीके से कि इन एजेस को आपको मिलाना है। ठीक है, देखो ये ए बी सी डी आपको दे दिया, तो ए से आप बी पे जा रहे हो, ए से आप सी पे जा रहे हो। डायरेक्शन है तो आपको एरो से समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से कौन सा जा रहा है। फिर आपको बी और सी दे दिया, ठीक है, फिर आपको बी और डी दे दिया, और फिर डी से आपको सी तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब बोल रहा है आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है, और टोपोलॉजिकल ऑर्डर आपका वो होता है
जहाँ पर आपका जो है साइकिल नहीं बनती, मतलब जहाँ पर जो है आप मैक्सिमम जो है डिग्री लेते हो, मतलब यहाँ पर जो इन डिग्री होती है ना, मिनिमम इन डिग्री को हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर में पहले हम उस वर्टेक्स को लिखते हैं जिसकी इनकमिंग डिग्री जो है वो जीरो हो, ठीक है, मतलब या फिर मिनिमम हो। तो यहाँ पर देखो ए के पास कोई एज आ रही है, नहीं, सब ए से जो है वो एजेस जा रहे हैं, तो ए के जो डिग्री है वो जीरो हो जाएगी। बी से सिर्फ ए के, बी के पास एक ही एज आ रही है जो कि ए से आ रही है, इनकमिंग एज जो कि 1 हो जाएगी। डी की वैल्यू डिग्री 2 हो जाएगी और सी की जो है 3 हो जाएगी। तो सबसे पहला वर्टेक्स हम क्या लिखेंगे भाई, ए लिखेंगे, तो मैंने ए को लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अब मैंने ए को हटा दिया, यहाँ पर देखो अब मैंने जो है ए को हटा दिया, तो अब क्या बचा, बी सी और डी। तो बी की अब इनकमिंग डिग्री 0 हो गई, डी की 1 होगी, सी की क्या हो गई भाई, 2 हो गई। तो अब 0 किसके, बी की, तो मैंने बी को लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ पर बी वाले पोर्शन को हटा देती हूँ, बी को हटा देती हूँ, सिर्फ सी और डी बचा। तो यहाँ पर डी की 0 हो गई और सी के पास 1 हो गई, क्योंकि सी जो है, डी जो है वो सी के पास जा रहा है, इनकमिंग सी के पास क्या है, 1 है। तो मैं क्या लिखूंगी, डी लिखूंगी, फिर मैं सी लिखूंगी। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको ये डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और समझ में आया होगा कि 2021 में जो है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। अभी एक तो ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक स्टैक वाला क्वेश्चन कर लेना, इवोल्यूएट वाला, कि किस तरीके से इवोल्यूएट करते हैं। साथ में जो है आप शॉर्टिंग देख सकते हो, वैसे तो मैंने सबको लिखवाई दी थी किसकी शॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप मर्ज शॉर्ट वगैरह इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेकआउट कर लेना, मैंने सारी लिखवा दी हैं, बस एक बार थोड़ी रीडिंग लगा लेना, बस इतना करोगे तो आपका डेटा स्ट्रक्चर में आप काफ़ी, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके सही होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।